नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। आज हम पढ़ाने चाहते हैं नीति निर्देशक तत्व। आज हम बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर भी है और एमए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नीति निर्देशक तत्व जीके से संबंधित भी रहते हैं। तो आइए हम समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। ये याद रखना है हमें दोस्तों कि यह संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में रखने का यह औचित्य है कि कोई भी दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त करे, परंतु उसे इन आदेशों का पालन करना पड़ेगा। कोई इसकी अवहेलना नहीं कर सकेगा। कोई चाहे उसे न्यायालय में कानून भंग करने के लिए उसे उत्तरदायित्व न होना पड़े, परंतु उसे निर्वाचन में मतदाताओं के समक्ष उत्तर अवश्य देना पड़ेगा। भारत के संविधान निर्माता जिस प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, उन्हें संविधान के माध्यम से ही सरकारों को आदेश दिए। वे आदेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व माने जाते हैं। संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि कानून बनाते समय विधानमंडल और कानून को लागू करते समय कार्यपालिका इनका पूरा ध्यान रखे। जब कानून बनते हैं तो विधानमंडल को और कानूनों को लागू करते समय कार्यपालिका ने पूरी तरह से ध्यान रखे। कई लेखकों ने नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे एन.जी. खेड़ेकर के अनुसार कहते हैं ये कि नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करती है। जी.एन. जोशी का मानना है कि नीति निर्देशक तत्वों का विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत हैं जिसका अनुसरण संघ और राज्यों को करना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 36 से 51 तक देश की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कुछ आदर्शों का उल्लेख किया गया है और यह आशा व्यक्त की गई है कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण करते समय यथासंभव इन सिद्धांतों का पालन करेगी, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए होते हैं। कोई भी सरकार नीति निर्माण करती है तो सरकार को यथासंभव इन सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। भाग 4 का प्रारंभिक अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों के स्वरूप तथा प्रकृति की व्याख्या करता है। इसमें कहा गया है कि इस भाग में दिए उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होंगे, तो भी इनमें दिए गए सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का प्रयोग राज्य का कर्तव्य होगा। जैसे उपयुक्त अनुच्छेद में 3 बातें कही गई हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होंगे, अर्थात यदि सरकार उनकी उपेक्षा करती है तो नागरिक उन्हें लागू कराने के लिए न्यायपालिका द्वारा सरकार को बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, तो नागरिक न्यायपालिका द्वारा इस बाध्य नहीं कर सकता है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी शक्ति है। यह सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है, अर्थात यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार नीतियों का निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को शासन के मूल आधारों के रूप में स्वीकार करे। ये सरकार पर निर्भर रहती है कि ये नीति निर्देशक तत्वों का वह किन तक पालन करती है। यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। कर्तव्य शब्द से इस बात का बोध होता है कि इन सिद्धांतों का पालन करना पूर्णतः ऐच्छिक नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भविष्य के भारत का चित्रण किया है।
इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है, जैसा कि भाग 4 के शीर्षक से स्पष्ट है। यह सिद्धांत सरकार का मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत है। मतलब यह सरकार का मार्गदर्शन करता है कि वो जनताओं को कितनी सुख सुविधाएं दे सकता है। इसमें समाज के बहुमुखी विकास के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना सरकार का कर्तव्य है और सरकार को करना भी चाहिए। यदि और सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना, सामाजिक जो आर्थिक सामाजिक विषमता होती है उन्हें सरकार को समाप्त करना चाहिए। सभी को जीवन उपार्जन के साधन उपलब्ध कराना चाहिए और स्त्री बच्चों के शोषण को रोकना चाहिए। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। उत्पत्ति के साधनों का किसी वर्ग विशेष में केंद्रित न होना देना चाहिए, क्योंकि जो उत्पत्ति का साधन होता है उसे किसी एक वर्ग में केंद्रित न होकर पूरी जनता पर होना चाहिए। इन सिद्धांतों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी आने वाली सरकारों पर छोड़ दी जाती है, क्योंकि सरकार के लिए होते हैं नीति निर्देशक तत्व। वह कितने हद तक जनता को इनकी सुख सुविधाएं देती है, कब तक ये योजना चलाती है, ये सरकार पर निर्भर करती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। धन्यवाद।